हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपकी तैयारी ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सही दिशा में चल रही होगी। आप पूरी मेहनत के साथ इसमें लगे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अब हम उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत विभिन्न जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में दिए गए हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम को आगे इस वीडियो लेक्चर में बढ़ाएंगे और आज हम उत्तराखंड की जो झीलें हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके साथ साथ कुछ ग्लेशियर से संबंधित जानकारियाँ भी इकट्ठा करेंगे जो कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे उस दृष्टिकोण से ज़रूरी होंगे। तो अब हम आज देखते हैं जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड में झीलें। तो अब जैसे हमें पता है कि उत्तराखंड अपने आप में हिमालयी ज़िला है, हिमालयी क्षेत्र है और हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कई तरह की झीलें हमें दिखलाई देती हैं। कुछ देर के लिए अगर हम उत्तराखंड को छोड़ते हैं और मात्र केवल झील को देखें तो झील एक तरह की विशेष भौगोलिक संरचना है। ये स्थिर जल का एक भाग होता है, एक गर्त है उसमें जल भरा है। अब वो गर्त कैसे निर्मित हुआ और उसमें जल कैसे भर रहा है ये अध्ययन का हमारा विषय नहीं है। हम यहाँ पर छोटी सी जानकारी जो कि झीलों के बारे में ज़रूरी है उसको देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो झीलें होती हैं वो जल के स्थिर भाग होते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। तो कोई पूछे कि झील क्या होती है तो उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से ये उत्तर होगा कि जल के वो स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं झील कहलाते हैं। इनके लिए उत्तराखंड में कुंड या ताल का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द भी इनके लिए उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो जो कुंड होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं जबकि ताल या झील का आकार अपने आप में बड़ा होता है। तो ये दो पॉइंट हमने देखे झीलों के संदर्भ में। तीसरी चीज़ हमें झील के आकार से संबंधित है और वो आकार जो होता है झीलों का वो अस्थायी होता है। मतलब अगर कोई जो झील होती है वो कुछ एक निश्चित समय पर उसका आकार अगर गोलाकार है तो कुछ समय बाद मतलब 10 साल 20 साल या इसी तरीके से लंबे समय के पश्चात उसके आकार में एक परिवर्तन दिखलाई देगा और वो एक नए स्वरूप को धारण कर लेती है। तो झील अपने आप में जलीय स्थिर संरचना है लेकिन इसका आकार में अस्थायित्व रहता है, वो परिवर्तित होते रहता है। तो ये तीन हमने झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो देखी। अब जब हम उत्तराखंड की झीलों की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में हमें कौन कौन सी झीलें, किस प्रकार की झीलें हमें दिखलाई देती हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो उत्तराखंड में हमें झीलों के जो प्रकार देखने को मिलते हैं, जितने प्रकार की हमें झीलें दिखलाई देती हैं उनको हमें यहाँ देखना होगा। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण झीलें दिखती हैं, जो अधिकांश झीलें हैं, वो हिमानीकृत झीलें हैं।
अब हिमानीकृत झीलें क्या होती हैं? वो अपने दृष्टिकोण से जो सामान्य भूगोल का सेगमेंट है उसका विषय है। उत्तराखंड के संदर्भ में हमें ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इतना समझ लें कि जो उत्तराखंड का उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहाँ ग्लेशियर्स ही रहते हैं, उन ग्लेशियरों के अपरदनात्मक शक्ति या अपरदनात्मक कार्य की वजह से जो झीलें निर्मित होती हैं, उन झीलों की ही हम बात कर रहे हैं। ये जो हिमानीकृत झीलें हैं इनके लिए ग्लेशियर लेक कहा जाता है। ये कुछ तरह की झीलें दिखती हैं और यही अधिकांश झीलें यही हैं। उत्तराखंड में अधिकतर झीलें हिमानीकृत झीलें ही हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो उत्तराखंड में हमें विवर्तनिक झीलें भी दिखाई देती हैं। विवर्तनिक झीलों का क्या मतलब है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ हमें ये समझना है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, जो विवर्तनिक चट्टानें होती हैं, जो धरातल का जो क्रस्ट है, जिसको ऊपरी परत जो है जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो अपने आप में कई सारी प्लेटों के संचलन को महसूस करता है। इस वजह से उस क्रस्ट पर दरार निर्मित होती है, फॉल्ट निर्मित होते हैं, कहीं फोल्ड पड़ते हैं और उस फॉल्ट और फोल्ड की वजह से एक गर्त बनता है और उस गर्त में जल के भरने से उत्तराखंड में कुछ झीलें दिखाई देती हैं। ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित होती हैं और कुछ उच्च क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन अधिकतर ये विवर्तनिक झीलें जो हैं वो लोअर वाले रीजन में हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसके अलावा तीसरा जो हिस्सा है वो है झीलों का, जो कि चट्टान के स्थानांतरण से बनती हैं। ये अपने आप में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एक नदी है, यहाँ ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स के पिघलने से ये नदी अपने रूप को धारण कर रही है। अब अगर यहाँ पर एक दूसरी पहाड़ी है, उसकी एक चट्टान या ये चट्टान टूटकर इसके प्रवाह मार्ग में गिर जाएगी, तो यहाँ का जो जल है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो यही जल जो है, जो इसके ऊपरी हिस्से में होगा, वो इकट्ठा होने लगेगा और यहाँ पर एक झील निर्मित हो जाएगी। तो यही जो झील होगी, इसको हम चट्टानों के स्थानांतरण से निर्मित होने वाली झील कहते हैं। अब जैसे कि अभी इसी वर्ष जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में हादसा हुआ, तो उसमें हुआ क्या था कि वही चट्टान टूटकर उस नदी के प्रवाह मार्ग में गिर गई और ग्लेशियर टूट के गिर गया और वहाँ पर एक छोटी सी झील निर्मित हुई थी। तो वो भी इसी तरह की झीलों का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर जब हम उत्तराखंड की झीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से हिमानीकृत झीलें ही दिखाई देती हैं। ये हिमानीकृत झीलें किसी न किसी रूप में अपने आप में उत्तराखंड की विशेषता हैं। वैसे तो हिमानीकृत झीलें पूरे के पूरे हिमालयी रीजन में दिखाई देंगी, लेकिन इनका अपना एक महत्व रहता है उत्तराखंड में, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो या भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर हो, उसको हम देखेंगे। फिर दूसरा हमारा विवर्तनिक झीलें हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं, और कुछ ऐसी भी झीलें हैं जो चट्टानों के स्थानांतरण से निर्मित होती हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे इनको देखेंगे। तो अब हमने जो झीलें थीं उनकी परिभाषा देखी, उनके कुछ प्रकार देखे, और अब सीधे जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनको हम देखेंगे, जिसमें कि झीलों की अवस्थिति, जो अलग अलग ज़िले हैं जहाँ पर ये झीलें हमें देखने को मिलती हैं, उन झीलों की अवस्थिति को हम देखेंगे।
तो देखें, अगर हम उत्तराखंड में झील की बात करें तो उत्तराखंड में हमें दो मंडल दिखाई देते हैं। एक है कुमाऊं का रीजन और दूसरा है गढ़वाल का रीजन। तो इन्हीं दो मंडलों में हम अलग अलग जिलों के हिसाब से सारी झीलें देखेंगे। तो पहला अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं रीजन में सबसे महत्वपूर्ण जो ज़िला है वो है झीलों के दृष्टिकोण से, वो है नैनीताल। ये जो ज़िला है ये सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है। यहाँ पर हमें कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें दिखलाई देती हैं इस नैनीताल वाले रीजन में, और इस वजह से ये एक महत्वपूर्ण हमारा ज़िला होगा। और यहाँ की जो झीलें हैं वो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध हैं और इस वजह से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये हमें समझने वाली बात है। अब इस ज़िले में जो झीलें हैं उनको 1 बाय 1 देखने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले नैनीताल ज़िले में जो हमारी झील है वो है भीमताल की झील। ये झील जो कि नैनीताल ज़िले का ही हिस्सा है, नैनीताल ज़िले के ही अंतर्गत आती है, इससे संबंधित हम कुछ तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो झील है ये नैनीताल ज़िले में ही अवस्थित है। और नैनीताल शहर से अगर हम देखें तो नैनीताल शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर ये झील अवस्थित है। इस झील का अगर हम आकार देखें तो वो आकार है त्रिकोण के रूप में। ये झील त्रिकोण के आकार की है। इसका अगर हम परिधि देखें इस पूरे झील की तो ये झील 1.6 किलोमीटर लंबाई में है। इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो इस झील की चौड़ाई 447 मीटर, मतलब कि आधा किलोमीटर के आसपास है। और इसकी जो गहराई है इस झील की वो अपने आप में 26 मीटर के आसपास है। तो ये इस झील की पूरी परिधि है। इसकी वजह से इस झील को, और नाम से भी हम समझ सकते हैं, भीम मतलब विशाल है, ये बड़ी झील है। ये कुमाऊं क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे बड़ी झील है। तो ये हमने भीमताल झील के बारे में देखा कि ये अपने आप में, अपने परिधि के रूप से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी झील होगी। 1.6 किलोमीटर लंबाई में ये झील है और इस झील में हमें गहराई जो है वो 26 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। एक और विशेषता जो इसमें है वो है कि इस झील के बीचों बीच एक हमें टापू दिखाई देता है, टापू देखने को मिलता है। और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो झील है उससे संबंधित इतने सारे ये तथ्य थे। अब हम नेक्स्ट झील पर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट झील है वो हम देखेंगे। वो हमारी जो झील है वो है नौ कुचिया ताल। ये जो झील है ये इसी जिले में अवस्थित है और नौकुचिया ताल भीमताल झील से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, इसका आकार अगर देखा जाए तो ये 9 कोनों वाली एक झील है, महत्वपूर्ण झील है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके किसी भी कोने से 9 के 9 जो इसके अन्य कोने हैं वो देखे नहीं जा सकते हैं। इसमें एक बार में इसके 9 कोने नहीं देख पाया जा सकता है। तो ये इससे जुड़ी एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इसका आकार ही कुछ ऐसा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र है। इसका अगर हम परिधि देखें इस पूरी झील की, तो ये तकरीबन झील जो है वो 950 मीटर लंबी और 680 मीटर चौड़ी, और सबसे प्रमुख चीज़ है गहराई। ये तकरीबन 40 मीटर गहरी झील है। तो ये इसका मतलब हुआ कि हमारे हिमालयी रीजन की सबसे गहरी झील हुई। सबसे गहरी झील इसे कहा जाएगा। सबसे गहरी झील जो हुई वो 9 कुचिया ताल हुई। 9 कुचिया ताल से जुड़े हुए ये तथ्य हमने देखे, तो ये हमारी सबसे गहरी झील होगी, डीप झील होगी, इसकी गहराई अधिक होगी। तो ये हमने यहाँ पर 9 कुचिया ताल को पढ़ लिया है। अब हम अगली झील की तरफ चलेंगे और वो होगी हमारी एक और झील है जिसका नाम है सात ताल। सात ताल अपने आप में कई तालों का समूह है। जैसे यहाँ पर नल दमयंती ताल, पूर्ण ताल, राम सीता ताल, ये सारे ताल देखने को मिलते हैं। इसमें से जो नल दमयंती ताल है, इसकी बात की जाए तो ये जो ताल है ये अपने आप में 5 कोनों वाला ताल है और यहाँ पर मछली नहीं पकड़ी जा सकती है, मछलियाँ नहीं पकड़ में आती हैं। और ये नल दमयंती ताल कहा जाता है इसको। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये 5 कोनों वाला ताल है। इसके 5 कोने हमारे दिखाई देते हैं। तो ये 7 ताल है। ये भी नैनीताल ज़िले का ही एक झील है और महत्वपूर्ण झील है। यहाँ पर ये समझना होगा कि शुरू में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर ये जो अलग अलग ताल यहाँ दिख रहे हैं, इनसे ये ताल जो हैं ये एक नदी है वालिया नदी, उससे भी जुड़े हुए थे। तो ये 7 ताल का हमने कुछ तथ्य यहाँ पर देखे। अब एक नेक्स्ट जो नैनीताल ज़िले के अंतर्गत हम ताल पढ़ेंगे वो होगा खुरपा ताल। ये
नैनीताल से कालाडूंगी मार्ग पर अवस्थित है। नैनीताल से जब हम कालाडूंगी मार्ग की तरफ जाते हैं तो ये झील दिखाई देती है। ये झील अपने आप में बहुत खूबसूरत झील है और यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों के मध्य एक हरे रंग की ये झील हमें बहुत दूर से ही दिखलाई देने लगती है। तो ये खुरपा ताल की झील है। इससे संबंधित हमने 2 पॉइंट देख लिए। अब इस रीजन की जो एक सबसे महत्वपूर्ण झील है वो अपने आप में ये खुद नैनीताल की झील है। इसको हम देखेंगे। ये जो अपनी झील है इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। देखें, ये जो झील है ये कटोरे नुमा आकार की है। हम नैनी झील की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसे पुराणों में त्रिय ऋषि झील भी कहा गया है। तो ये कटोरे नुमा जो झील है इसको त्रि ऋषि सरोवर भी कहा गया है। 3 ऋषि कौन से थे? ये थे अत्रि, पुलस और पुरह। ये 3 ऋषियों के नाम पर इसको त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है, ये जो नैनी झील है। और इसके अगर आकार को देखा जाए तो ये 1.4 किलोमीटर लंबाई में है। इसके साथ साथ 468 मीटर तकरीबन ये चौड़ाई में है और इसकी जो गहराई है वो 16 मीटर से 26 मीटर के बीच में कहीं पड़ती है। तो ये हमने इससे संबंधित कुछ तथ्य के देखे कि जो हमारी नैनी झील है वो कटोरे नुमा आकार की है और इसे त्रिय ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हमने इसके विभिन्न व्यास को, विभिन्न इसकी लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर देखा। इससे जुड़े एक तथ्य ये है कि इस झील को सबसे पहले, इस झील को विश्व के मानचित्र पर लाने का जो काम किया गया था वो किया गया था एक रुहेलखंड में जो पोस्टेड एक हमारे ब्रिटिश अधिकारी थे पी बैरन, उनके द्वारा। तो ये झील 1841 में पी बैरन के द्वारा प्रकाश में आई, द्वारा सामने लाई गई। तो ये हम देखेंगे। इसके साथ साथ ये जो झील है ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब ये 7 पहाड़ियाँ कौन सी हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो अगर सबसे पहला नाम देखा जाएगा और जो इन 7 पहाड़ियों में सबसे अधिक ऊंचाई पर है उसका नाम है चाइना पीक या चीना पीक। चाइना पीक जिसको नैना पीक भी कहते हैं। दूसरा जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी या दूसरी जो पर्वत श्रेणी होगी वो होगी अयार पाटा। तीसरा जो होगा उसको कहेंगे देव पाटा। चौथा जो श्रेणी होगी वो होगी स्नो व्यू की। 5वीं जो इसकी चोटी होगी यहाँ पर वो 5वीं चोटी होगी आलमसरिया की। इसी तरीके से जो 6ठे नंबर पर एक चोटी आएगी उसको कहेंगे हाडीवादी। तो ये हमने इसके कुछ शिखर देख रहे हैं
अलग अलग ये हिस्से हैं, स्नो व्यू, देवपाटा, अयारपाटा, आलमसरिया, हादीवड़ी और चाइना पीक। तो ये हमने इसके विभिन्न तरह के शिखर देखे हैं जो कि नैनीताल को घेर कर रखती है। ये यहाँ की महत्वपूर्ण कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो इनको हमें इसी तरीके से एक एक करके याद करने की ज़रूरत होगी। और जो ये 7 पहाड़ियाँ हैं उसमें जो सबसे अंतिम पहाड़ी होगी वो होगी शेर का डांडा। डांडा मतलब एक चोटी, पर्वत की एक शिखर हो गया। तो इस तरीके से ये 7 पहाड़ियों को हमने देख लिया। तो नैनीताल के अंतर्गत जो हमारी नैनी झील है वो मुख्य रूप से इतने ही सारे तथ्यों को समाहित करती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के जो दक्षिण पूर्व वाले हिस्से है वहाँ से एक वाडिया नदी, इसको वाडिया गाड कहते हैं, वो निकलती है। तो ये हमें समझने वाली चीज़ इसमें थी। तो हमने इस तरीके से जो कुमाऊं रीजन में पहला ज़िला था उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण झीलें थी उनको देख लिया। अब हम धीरे धीरे दूसरे ज़िलों की तरफ बढ़ते हैं। देखें, कुमाऊं रीजन में जो हमारा अब जितनी झीलें हैं वो हमें जो देखने को मिलेंगी वो है, एक ज़िला है हमारा चंपावत का जो रीजन है वहाँ पर कुछ झीलें हमें देखने को मिलेंगी। और उसमें सबसे पहली जो झीलें हैं वो मुख्य रूप से 2 झीलें हैं। एक हमारा है झिलमिल ताल। ये जो ताल है ये हमारा जो चंपावत में टनकपुर वाला रीजन है उससे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है। ये भी अपने आप में भोजपत्रों और बांस बुराज का जो वृक्ष हैं उनके बीच में ये झील अवस्थित है। इसकी जो परिधि है वो तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है इस रीजन में वो श्यामला ताल है। ये भी अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रीजन है। और इस श्यामला ताल में हमें ये समझना होगा कि ये टनकपुर से ऊपर वाले रीजन में पड़ता है। यहाँ पर हमारा एक आश्रम है जिसका नाम है विवेकानंद आश्रम। और इस आश्रम जो ये श्यामला ताल के पास ये जो आश्रम है यहाँ एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। वो मेला इस श्यामला ताल के पास जो लगता है उसकी अपनी एक महत्व है। इसका जो नाम है वो है जो श्यामला ताल के पास लगता है ये मेला, इसको कहते हैं झूला मेला। तो ये ताल जो है ये झूला मेला के लिए भी प्रसिद्ध है, विवेकानंद आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो नाम पड़ा हुआ है श्यामला ताल, वो इसके जो जल है, जल की जो रंगत है, जो उसका रंग है वो श्याम रंग का है। इस वजह से इसको श्यामला ताल कहते हैं। तो ये चंपावत रीजन के 2 सबसे प्रमुख ताल थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले ज़िले की तरफ चलते हैं जो कुमाऊं रीजन में ही है।
तो कुमाऊं रीजन के एक अगले ज़िले को अगर हम देखेंगे तो ये ज़िला है हमारा अल्मोड़ा का। यहाँ पर वैसे कोई बहुत ज़्यादा हमें झीलें नहीं देखनी हैं, कुछ ही एक एक झील जो है वो जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको हम देखेंगे। अल्मोड़ा में हमें तगाड़ ताल नामक एक प्रसिद्ध झील देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और ये तगाड़ ताल जो हमारी झील है ये जो कई तरह के वृक्ष पर्वतों पर देखने को मिलते हैं, वृक्षों से घिरी हुई है, ये देख लेंगे। इसके बाद हम जो अपने अगले पोर्शन को देखेंगे वो है ऊधम सिंह नगर में। तो ऊधम सिंह नगर के ज़िले में हमें जो हमारा काशीपुर के आसपास का जो बेल्ट है वहाँ पर कुछ झीलें दिखती हैं। एक झील जो है द्रोण सागर जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो है गिरी ताल उसको कहा जाएगा। ये द्रोण ताल भी इसको कह देंगे, द्रोण सागर या द्रोण ताल इसको कहा जाएगा, और दूसरा गिरी ताल कहा जाएगा। तो ऊधम सिंह नगर वाले रीजन में ये जो दो ताल हैं वो हमें मुख्य रूप से दिखाई देंगे। अब हम लगभग हमने कुमाऊं रीजन में जितने प्रमुख झीलें थीं उनके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ जुटा ली हैं। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पोर्शन पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमने कुमाऊं रीजन में जितनी झीलें थीं उनको कवर कर लिया। अब हम गढ़वाल वाले रीजन में जितनी झीलें पड़ती हैं उनको देखेंगे। तो गढ़वाल के रीजन को अगर देखा जाए तो इसमें आने वाली झीलों को हम देखेंगे। तो देखें जो हमारा गढ़वाल का रीजन है इसमें इस रीजन में अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा झीलें इसी रीजन में हमें दिखलाई देंगी, और वो भी चमोली ज़िले में। और हमें जिस तरीके से हमने कुमाऊं के रीजन को धीरे धीरे पढ़ा उसी तरीके से हमें गढ़वाल के रीजन के ज़िलों को देखना है। आसान होता कि सिर्फ आते और एक लिस्ट बना दी जाती और दे दिया जाता, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ें उस तरह से याद नहीं होती हैं। तो हमें इसी तरीके से इसको पढ़ना है ज़िले वाइज एक एक करके, ताकि हम ये समझ सकें कि जो झीलें हैं वो किन ज़िलों में अवस्थित हैं। तो अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे और उसमें देखेंगे कि गढ़वाल के अंतर्गत हमें कौन कौन सी झीलें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ज़िला है गढ़वाल रीजन में उसको हम कहते हैं टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल का जो रीजन है, अगर हम टिहरी गढ़वाल की अगर हम मैप बनाएं तो संभवतः कुछ इस तरह का मैप बनता है। यहाँ पर जो घनसाली से नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, यहीं पर हमें कई सारे झीलें दिखलाई देती हैं और उन्हीं झीलों का हमें अब अध्ययन करना है। तो टिहरी गढ़वाल में जो हमारी झीलें हैं उसमें सबसे पहली जो झील है वो झील है सहस्त्रताल की। सहस्त्रताल अपने आप में जो है वो टिहरी गढ़वाल की झील है, और ये टिहरी गढ़वाल में जो घुट्टू नामक स्थान पड़ता है उसके समीप है। तो घुट्टू के समीप ये झील अवस्थित है। ये झील कई
तालों का समूह रही है। कई ताल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल की झील है, घुत्तू के पास है और ये कई तालों का समूह है। तो इसको हमने देखा। अब यहीं पर एक दूसरी झील आएगी जिसको हम कहेंगे यमताल। यमताल जो है ये भी टिहरी गढ़वाल की ही एक झील है और ये हमारी जो सहस्त्रताल है उसी के समीप ये देखने को मिलती है। तो सहस्त्रताल के पास ही ये झील हमें देखने को मिलेंगी। अब जो हम टिहरी गढ़वाल में जो झीलें देख रहे हैं उसमें 2 झीलें हमने देख ली। अब इसी के साथ जो तीसरी झील हमें देखने को मिलेगी वो है महासर ताल। तो महासर ताल जो ये झील है ये भी हमें सहस्त्र ताल के समीप दिखेगी। ये अपने आप में दो ताल हैं और ये 2 तालों का समूह है। ये जो 2 ताल हैं इनको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो ये महासर ताल के लिए एक नाम है और प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो महासर ताल टिहरी गढ़वाल का एक झील है, एक ताल है और इसके लिए जो नाम है वो हमने यहाँ देख लिए। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे। चौथा अगर हम देखेंगे इसमें तो वो चौथी जो झील है उसको हम कहेंगे बांसुकी ताल। तो ये बांसुकी ताल जो झील है ये टिहरी और रुद्रप्रयाग का जो रीजन है उसकी सीमा पर है। इसमें बांसुकी होने की, बांसुकी मतलब यहाँ पर ये लाल रंग की झील है, एकदम इसका पानी का जो रंग है वो लाल है। तो ये बांसुकी झील से संबंधित एक हमारा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है कि किस झील का रंग लाल है, तो वो बांसुकी झील होती है। अब इसके साथ साथ एक झील और जो हमें दिखलाई देगी अगर हम यहाँ लिख दें तो उस झील का नाम है मंसूर झील। मंसूर झील में हमें राजहंस नामक पक्षी देखने को मिलते हैं। तो ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित 5 बहुत महत्वपूर्ण झीलें थीं जिनको हमने एक एक करके देख लिया है। यहाँ पर जो 5वां हमने देखा मंसूर ताल, जहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं, ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है। इसके अलावा टिहरी में ही बूढ़ा केदार के पास हमें एक अप्सरा ताल देखने को मिलेगा। तो छठा पॉइंट यहाँ लिखा जा सकता है अप्सरा ताल का, और ये बूढ़ा केदार वाले रीजन के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो टिहरी गढ़वाल में जितने महत्वपूर्ण झीलें थीं और उनसे संबंधित जो वन लाइनर के तथ्य थे वो हमने जुटा लिए। अब हम गढ़वाल रीजन में ही अगले अपने हिस्से में चलेंगे और वो होगा चमोली रीजन के अंतर्गत आने वाले झीलों का अध्ययन। तो अगर हम अब अगला जो हिस्सा देखें वो है चमोली रीजन में जो हमारे झीलें आती हैं उनसे संबंधित। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा जो बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है वो है
रूपकुंड का। रूपकुंड अपने आप में उत्तराखंड की ही नहीं, भारत की और विश्व की रहस्यमयी तालों में से एक मानी जाती है। इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। तो चमोली रीजन में पड़ने वाला रूपकुंड, तो अगर इनको हम पॉइंट्स में देखें तो रूपकुंड गढ़वाल रीजन का ही नहीं, उत्तराखंड रीजन का ही नहीं, भारत का एक रहस्यमयी ताल का एक टाइटल इसको दिया गया है। इसको हम कंकाली ताल भी कहते हैं। तो ये दो नाम इनको दिए जाते हैं। अब ये दिए क्यों जाते हैं, इसको भी हमें देखना है। दरअसल आज से तकरीबन 600 वर्ष पूर्व एक कन्नौज के राजा हुआ करते थे, राजा यश धवल, और उनकी एक पत्नी थी रानी बल्पा। ये लोग उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे और इन्होंने मां नंदा देवी से जुड़े कुछ परंपराएं थीं जिनको ठीक से फॉलो नहीं किया। तो ये रास्ते में ही वर्षा और विपदा इन पर पड़ी और ये लोग इसी इलाके में इनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो इन राजा और रानी के साथ इनके सैनिक भी थे, वो लोग भी मारे गए। तो उनकी ही जो अस्थियां हैं, जो कंकाल हैं, वो इस रूपकुंड रीजन से हमें देखने को मिलते हैं। तो इस रूपकुंड रीजन में जो ये कंकाल हैं, ये राजा थे एक यश धवल, और दूसरे उनकी जो रानी थी वो रानी बाल्पी थी, और प्लस इनके सैनिक थे। इनकी ही हमें अस्थियां इस रीजन से, इस कुंड की तलहटी से देखने को मिलते हैं। तो रूपकुंड अपने आप में तकरीबन एक अंडानुमा एक झील है, ग्लेशियर से घिरी रहती है। दूसरी चीज़ है, ये बेदनी बुग्याल के पास ये झील अवस्थित है। और रूपकुंड मतलब ये जो शिव और पार्वती से जुड़ी हुई भी झील है। कई तरह की कहानियां हैं, उसको हमें नहीं देखना है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो झील है रहस्यमयी झील है, कंकाली ताल भी इसे कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है उसको हमने यहाँ देखा है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस झील के पास कौन सा बुग्याल देखने को मिलता है, तो उसको भी हमने यहाँ देख लिया। तो अब हम अगले चमोली रीजन में जो हमारी अगली झील पड़ती है उस पे चलेंगे। और वो जो अगली झील होगी वो है दूसरी जो हमारी झील होगी चमोली रीजन में, वो है होमकुंड। तो ये जो झील है ये रूपकुंड झील से आगे है। ठीक, होमकुंड झील चमोली में है और रूपकुंड झील से आगे है। दूसरा यहाँ पॉइंट होगा जो हमारा नंदा राज यात्रा होती है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धार्मिक यात्रा है ये, और ये 12 वर्षों के अंतराल पर होती है। तो इसमें जो 4 सिंहों वाला मेढ़ा होता है, जो भेड़ होती है, वो इस होमकुंड के प्लेटफॉर्म से आगे अकेले जाता है। ये जो मेढ़ा होता है ये अकेला उससे आगे को जाता है। तो वो इस होमकुंड से संबंधित एक जरूरी तथ्य था। अब अगर हम तीसरी झील यहीं देखें तो होमकुंड के पास ही एक लोकपाल कुंड है, लोकपाल झील है।
जो बहुत ही फेमस रूप में ख़ास तौर से सिख धर्म से संबंधित जो ये झील है, इसको हम हेमकुंड साहब भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, वो यहाँ आए थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये तप स्थली रही है, तो इसलिए ये झील हमारी फेमस है। ये होमकुंड और रूपकुंड के पास ही ये झील पड़ती है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम इस रीजन की, जो चमोली रीजन में जो मुख्य रूप से ये दो जो झीलें थीं और एक जो रूपकुंड था, उसको हमने देखा। अब जो हम देखेंगे इसी चमोली रीजन में एक और झील पड़ेगी। जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इसको हमें देखना होगा। ये सतोपंथ झील होगी। ये सब ग्लेशियर झील हैं। तो ये सतोपंथ झील है, जहाँ से हमारी एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। तो इस नदी का उद्गम स्थल हुआ ये झील इस नदी की उद्गम स्थल हुई, जहाँ से अलकनंदा, जो बहुत ही फेमस नदी है उत्तराखंड की, और जब उत्तराखंड के नदियों का एक तंत्र हम पढ़ेंगे तो उसमें इस पोर्शन को देखने की हम कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा एक बहुत ही नदी, ये झीलों का एक चमोली रीजन में जो झीलें पड़ती हैं वो हिस्से थे। एक जो और झील है, वैसे झीलें छोटी बड़ी बहुत सारी हैं, लेकिन एक झील अगर और हम इसमें देखें तो वो है बेनीताल, जो कि नंदप्रयाग के आसपास पड़ती है। यहीं पर हमें नंदा देवी मंदिर भी इसी झील के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो बेनीताल भी चमोली में ही आती है। इसके अलावा एक हमारी जो 6 नंबर की झील है वो बिरही ताल होगी। बिरही ताल भी चमोली में ही पड़ती है, जिसको हम गौना झील कहते हैं। तो ये हमने चमोली, क्योंकि चमोली अपने आप में सबसे अधिक झीलों वाला ज़िला है, यहाँ पर सबसे अधिक झीलें हैं। उसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण झीलों को यहाँ पर हमने देखा। अब हम आगे चलेंगे और जो हमारा अगला ज़िला होगा वो एक छोटा सा ज़िला है, जहाँ पर हमें 1-2 झीलें देखनी हैं, और वो होगा वो जो ज़िला होगा वो होगा रुद्रप्रयाग का। तो जब हम रुद्रप्रयाग ज़िले की बात करेंगे तो एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है चोराबाड़ी झील। ये अपने आप में एक ग्लेशियर है, और ग्लेशियर पर ही उस बर्फ़ के उस खंड के पिघलने की वजह से ये झील निर्मित हुई है। ये झील ख़ास तौर से तब इस झील के बारे में लोगों ने, जो उत्तराखंड के नहीं हैं, जो बाहर के हैं, उन लोगों ने तब इस झील के बारे में जाना जब 2013 की आपदा आई और इसी झील की जो दीवार थी, ग्लेशियर की दीवार थी, वो टूटी और पूरा पानी केदार घाटी में फैल गया था। तो यही वो झील है, और इसको हम सरवदी ताल भी कहते हैं। इसको हम गांधी ताल भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी अस्थियां इसी में भी रखी गई थी 1948 में। तो ये एक हमारा झील है, और दूसरी जो झील है वो है देवरिया ताल की। तो ये जो देवरिया ताल है, ये
ये हमारा रुद्रप्रयाग ऊखीमठ के पास ये पड़ता है। ये ऊखीमठ क्षेत्र के पास ही ये हमारी झील पड़ती है और इसकी खूबी यह है कि एक प्रतिबिंब इस झील में देखने को मिलता है और वो प्रतिबिंब है चौखंबा जो पर्वत चोटी है उसका। तो चौखंबा पर्वत चोटी का प्रतिबिंब भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये दो झीलें हमने रुद्रप्रयाग वाले रीजन में देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे पास कुछ बची हुई कुछ झीलें हैं वो देखते हैं। और उसके लिए हमें मुख्य रूप से, क्योंकि हम गढ़वाल रीजन की बात कर रहे हैं, तो गढ़वाल रीजन में जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ झीलें हैं वो हैं, अब देखेंगे उत्तरकाशी ज़िले में। और इस उत्तरकाशी ज़िले में हमें एक तो नचिकेता ताल दिखाई देता है, ये उत्तरकाशी के ही पास है, ये हमें झील दिखाई देती है। दूसरी झील हमें जो दिखती है यहाँ पर उसको हम कहते हैं डोडी ताल। डोडी ताल 6 कोनों वाला झील है, कोनों वाली झील है, तो ये हमें डोडी ताल दिखाई देती है। इसके अलावा हमें फचकुंडी ताल दिखाई देती है। ये जो गर्म पानी है वो यहाँ पर उबलता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारा फाचकुंडी ताल से संबंधित कुछ पॉइंट था वो हमने देखा। इसके अलावा जो उत्तरकाशी में हमें एक जो ताल है वो देखने को मिलता है रोही ताल। रोही ताल भी हमें देखने को मिलता है। ये ताल हैं, उनसे संबंधित कोई उतने फैक्ट नहीं हैं, बस हमें इनके नाम पता होने चाहिए। तो रोही ताल हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम आगे देखें तो इसी में हमें उत्तरकाशी के रीजन में ही भराड़ साल भी देखने को मिलेगा। तो ये 5वां जो हमारा हो जाएगा वो भराड़ ताल हो जाएगा, जो कि उत्तरकाशी के ही रीजन में हमें दिखाई देता है। तो इसके अलावा हम देखेंगे तो कुल मिलाकर यही हमारे कुछ ताल थे। और उत्तरकाशी के रीजन में हम देखेंगे तो एक केदार ताल है, जो केदार गंगा वाला रीजन है, वहाँ पर ये ताल देखने को मिलता है। तो ये हमारा उत्तरकाशी का रीजन था और यहाँ पर जो जितने ताल थे वो हमने देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि हमने पूरी तरीके से जितनी झीलें थीं उत्तराखंड में, उन झीलों को जिला वाइज हमने देखा, उनके नाम देखे, उनसे जुड़े तथ्य देखे। अब अगर हम इस टॉपिक को समअप करें तो उसको हम एक नोट्स जिस तरीके से बनने चाहिए कि एक ही बार में हमें पूरा टॉपिक एक तरह से उसकी इमेज बन जाए, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। उसको हम कैसे देखेंगे? उसको हम ऐसे देख लेंगे कि बहुत आसान है उसको समझना। मान लीजिए ये हम बनाते हैं अपना ये हमारा उत्तराखंड का ये मैप है और इसी मैप पर हम उत्तराखंड की विभिन्न झीलों को दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमें उत्तराखंड के जो ज़िलों का पॉलिटिकल सीमाएं हैं उसको हम पहले यहाँ पर दिखलाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहले जो रीजन है ये देहरादून का रीजन होगा और यहाँ पर हमें उत्तरकाशी का ज़िला दिखाई देगा। यहाँ पर हम चमोली के रीजन को देखेंगे
इसको हम थोड़ा वाइड कर सकते हैं। ये हमारा चमोली का रीजन है और यहाँ पर हमें पिथौरागढ़ का रीजन दिखाई देगा। ये हमारा चंपावत का रीजन आ जाएगा और ये उधम सिंह नगर का रीजन आ जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा कुछ रुद्रप्रयाग आ जाएगा और ये हमारा बागेश्वर का रीजन आएगा। अब यहीं पर हम टिहरी गढ़वाल और यहाँ से हम पूरा देखेंगे, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग का रीजन है। तो जो हमारा अल्मोड़ा का पोर्शन है वो इतना पड़ेगा और ये हमारा नैनीताल का रीजन आ जाएगा। तो ये हमने एक रफली मैप ड्रॉ करा है। अब इसी में हम उत्तराखंड की झीलों को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि इस मैप को ही देखकर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ये जो उत्तरकाशी का रीजन है, यहाँ पर कौन सी झीलें हमें दिखलाई देंगी। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक नचिकेता ताल दिखेगा, दूसरा डोडी ताल दिखेगा, तीसरा हमें नचिकेता ताल, डोडी ताल और इस वाले रीजन में जो हमने अभी पढ़े उसमें फचकुंडा ताल, ये कुछ महत्वपूर्ण ताल होंगे जो उत्तरकाशी के रीजन में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा केदार ताल हमने देखा था और पांचवा हमें सर ताल भी एक नया ताल है जो देखने को मिलेगा और एक रोही ताल हमने देखा था, वो भी इस रीजन में देखने को मिलेगा। तो इस ज़िले को अगर हम पॉइंट 1 रखें तो इस ज़िले में हमें इतने सारे ताल देखने को मिलेंगे जो हमें याद कर लेने हैं। अब हम दूसरा अगर देखें तो ये हमारा चमोली का रीजन है और चमोली वाले रीजन में हमें जो ताल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ज़िला है झीलों की दृष्टि से, जहाँ पर झीलें सबसे ज़्यादा हमें दिखलाई देंगी, तो उसमें हमें मुख्य रूप से रूपकुंड, इसको हम पॉइंट 2 लिख सकते हैं, रूपकुंड, होमकुंड, हेमकुंड, बेकताल और बिरही ताल जैसी झीलें दिखाई देती हैं। तो ये हमने यहाँ पर इनको समझने की कोशिश करी जो हमारी झीलें थीं। अब यहाँ हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रुद्रप्रयाग का रीजन है, रुद्रप्रयाग को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग वाले रीजन में हमें जो झील दिखाई देगी वो झील होगी रुद्रप्रयाग के रीजन में। अगर हम देखें तो यहाँ हमें चोराबाड़ी वाला हिस्सा दिखाई देगा। दूसरा जो हमें पोर्शन दिखाई देगा उसको कहेंगे देवरिया ताल का एक हिस्सा हमें दिखलाई देगा। यहीं पर एक और झील है जिसको कहते हैं भेंक ताल, ये रीजन भी हमें दिखाई देंगे। तो ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इतने हमारी झीलें इस रुद्रप्रयाग वाले रीजन में हमें दिखाई दी। अब जो हमारा तो चौथा जो हमारा पोर्शन है वो है टिहरी गढ़वाल वाला रीजन। तो टिहरी गढ़वाल के रीजन को हम देखेंगे। टिहरी गढ़वाल का जो हमारा रीजन है उस रीजन में हमें बहुत सारी झीलें हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था सहस्त्र ताल, दूसरा हमने पढ़ा था महासर ताल, तीसरा पढ़ा था बासुकी ताल। तो ये हम कुछ झीलें हमने देखी। अब इसके साथ साथ जो चमोली का ही हमने एक पोर्शन हमारा यहाँ छूट रहा है उसको हम यहाँ देख लें। चमोली के रीजन में हमें फूलों की घाटी जो पड़ती है, फूलों की घाटी, वहाँ पर हमें 3 झीलें देखने को मिलेंगी। ये 3 झीलें हैं, इनके नाम हमें पता होने चाहिए।
एक नाम जो है वो है लिंगाताल का, लिंगाताल, फिर नरसिंह ताल। ये 2 ताल हमें उस फूलों की घाटी के पास देखने को मिलेंगे। तो हमने उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के झीलें देख ली। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो हमारा अल्मोड़ा का रीजन है, अल्मोड़ा का रीजन है, यहाँ पर हम अपना तगाड़ ताल का कॉलम डाल सकते हैं। जो नैनीताल का रीजन है, इसमें हम नैनी लेक, नैनीताल की नैनी लेक हो गई, और नौकुचिया ताल हो गया, और भीमताल हो गया, 7 ताल हो गया। ये सब हमने देखे हैं। तो इसी तरीके से हम कॉलम बनाकर बहुत सारे झीलों को अपना व्यवस्थित रूप दे सकते हैं और उनको 1 बाय 1 याद कर सकते हैं। तो ये मैंने जिला वाइज तरीके से विभिन्न तरह की झीलों को पहले 1 बाय 1 समझाया, और अब इस मैप पर इस चार्ट के माध्यम से उनको व्यवस्थित करा गया है। और इसी तरीके से हम कुछ और हिस्सों को इसी तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा झीलों का पोर्शन पूरा हुआ। देखें, अब जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो अभी हमने जैसे झीलें पढ़ी हैं उसी तरीके से अब हमें ग्लेशियर देखने हैं। तो जो हम ग्लेशियर्स कहते हैं, जो हिमानियाँ होती हैं, वो होती क्या हैं? जब हम जानते हैं कि धरातल से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जब हम समुद्र तल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो ऊंचाई पर बढ़ने पर हवा की जो नमी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आइस के फॉर्म में, और यही पर्वत चोटियों पर, पर्वतों पर जो हिम चादर होती है या हिम की टोपी होती है, वही ग्लेशियर कहे जाते हैं। तो वही क्या कहलाएंगे? वो ग्लेशियर कहलाएंगे। तो उत्तराखंड के शिखरों पर जो पर्वतों पर हिम चादरें होती हैं या हिम की टोपी होती है, उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। अब ये समझा जाएगा कि जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, तो यहाँ ग्लेशियर हमें बिल्कुल दिखेंगे, और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हम समझेंगे, अगर हम यहाँ पर भारत के ग्लेशियर्स की बात करें भारत में, तो सियाचिन एक हमारा ग्लेशियर देखने को मिलता है, और इससे भी बड़ा, ये तकरीबन 72 किलोमीटर का ग्लेशियर है। इससे भी बड़ा हमें एक ससाइमी ग्लेशियर देखने को मिलता है जो कि 158 किलोमीटर का है। तो ये 2 सबसे बड़े ग्लेशियर हमें भारत के स्तर पर देखने को मिलते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमें 3 महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स को हमें देखना है, और उसके साथ साथ एक और ग्लेशियर है उसको भी हमें देखना है। तो कुल मिलाकर 4 हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं जिनको हमें कवर करना है। तो सबसे पहला जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो ये जो ग्लेशियर है इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ये ग्लेशियर अपने आप में, इसकी अगर हम डायमीटर देखें तो ये 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा ये ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर उत्तरकाशी ज़िले में है।
और इस ग्लेशियर में मुख्य रूप से कई हिस्से होते हैं। दरअसल ग्लेशियर का कुछ उत्तरी हिस्सा अलग नाम से, कुछ दक्षिणी हिस्सा अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके जो बहुत सारे हिस्से हैं उसमें एक है रतनवन ग्लेशियर, कैलाश ग्लेशियर और मान ग्लेशियर। इस तरीके से इसके कुछ नाम हैं गंगोत्री ग्लेशियर के। तो गंगोत्री ग्लेशियर 30 गुणा 2 किलोमीटर का है। इस वजह से ये ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि गढ़वाल रीजन में पड़ता है। तो ये हमने गंगोत्री ग्लेशियर को देखा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गढ़वाल रीजन में पड़ता है। अब हम दूसरा जो ग्लेशियर देखेंगे जो इसी गढ़वाल रीजन में ही अधिकांश उसका हिस्सा पड़ता है, वो है नंदा देवी ग्लेशियर। हमने उत्तराखंड के पर्वतों की चोटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने नंदा देवी पर्वत चोटी देखी थी। वो नंदा देवी पर्वत चोटी जिसका पश्चिमी हिस्सा ज़्यादा ऊंचा है जबकि उसका पूर्वी हिस्सा की ऊंचाई जो है वो कम है। अब हम उसी पर्वत श्रेणी में जो नंदा देवी ग्लेशियर है उसको देखेंगे। नंदा देवी ग्लेशियर ये मुख्य रूप से चमोली जिले में अवस्थित है और ये ग्लेशियर अपने आप में 7 भागों में बटा है। ये जो 7 भाग हैं इसमें एक को कहा जाता है नंदा देवी उत्तरी ग्लेशियर, दूसरा नंदा देवी दक्षिणी ग्लेशियर। इसके अलावा एक ग्लेशियर है जिसको हम बरतोली ग्लेशियर कहते हैं। फिर एक ग्लेशियर है जिसको हम कुरुन तोली ग्लेशियर कहते हैं। इसके अलावा एक नंद काना ग्लेशियर है और एक और ग्लेशियर का इस ग्लेशियर का भाग है जिसको हम कहेंगे त्रिशूली ग्लेशियर। तो इस तरीके से हम कुछ ग्लेशियर्स इसमें देख रहे हैं। त्रिशूली ग्लेशियर हो गया, नंदकाना ग्लेशियर हो गया और एक रामोली ग्लेशियर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो नंदा देवी ग्लेशियर जो हमने अभी इसी वर्ष जो हादसा हुआ था चमोली में कि हमारा जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और तपोवन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसको नुकसान पहुंचा, तो वो यही ग्लेशियर था जिस पर कुछ परिवर्तन देखने को मिले थे। तो ये जो ग्लेशियर है उसके 7 भाग हैं और वो हमने भाग देख लिए यहाँ पर। तो अब हम तीसरे नंबर पर चलेंगे और वो होगा जिसको हम कहते हैं पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर जो है ये चमोली और बागेश्वर जो ज़िला है उसके बीच में अवस्थित है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा पोर्शन चमोली में पड़ता है। तो ये गढ़वाल रीजन में ही माना जाएगा और इसका जो व्यास है, जो इसकी लंबाई है वो 30 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई में थोड़ी कमी है, वो 400 मीटर है। तो गंगोत्री जो कि 30 किलोमीटर था और उसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर की थी, इसकी चौड़ाई केवल 400 मीटर की है और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गढ़वाल रीजन का भी दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यही एक ऐसा ग्लेशियर है जो दूसरे नंबर पर आने के साथ साथ ये कुमाऊं रीजन में भी ये ग्लेशियर पड़ता है। तो ये ग्लेशियर कुमाऊं रीजन में भी हमें दिखलाई देता है। अब हम
अगले हिस्से में जो चलेंगे, अगला जो हमारा पढ़ने लायक जो ग्लेशियर है वो है मिलम ग्लेशियर। तो ये मिलम ग्लेशियर जो है ये कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ के रीजन में। पिथौरागढ़ के रीजन में ये मिलम ग्लेशियर दिखाई देता है। ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहलाता है। तो ये इकलौता ऐसा ग्लेशियर है जो कि पूरी तरीके से कुमाऊं के रीजन में अवस्थित है, मुनस्यारी के पास है, और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा और पूरे उत्तराखंड में तीसरे नंबर का ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड से संबंधित जो ग्लेशियर वाला पोर्शन था उसको हमने देखा है। कुछ और ग्लेशियर्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा उत्तरकाशी का जो ज़िला है इसमें हमें गंगोत्री, यमुनोत्री, डोरियानी, बंदरपूंछ जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर दिखलाई देते हैं। ये उत्तरकाशी वाले रीजन में हैं। और इसके साथ साथ हमें अगर अब हम चमोली रीजन को देखें तो यहाँ पर हमें नंदा देवी दिखाई देता है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो चमोली का रीजन है यहाँ नंदा देवी का ग्लेशियर दिखेगा। पिंडारी ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा भी हमें इस चमोली में ही दिखेगा। कुछ भाग जो है इस पिंडारी का वो बागेश्वर में भी आता है। तो ये चमोली वाले रीजन में हमने कुछ ग्लेशियर्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि जो इसी चमोली वाले रीजन में हमें कौन कौन से ग्लेशियर और देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें द्रोणागिरी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यहीं पर हमें सतोपंथ ग्लेशियर भी दिखेगा जहाँ से हमने देखा था कि अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये हमने चमोली रीजन के कुछ ग्लेशियर देखे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आएगा वो आएगा पिथौरागढ़ रीजन का। यहाँ पर कौन कौन से हमें ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो पिथौरागढ़ वाले रीजन में में हमें जो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं उनकी एक बहुत बड़ी सीरीज है। उसमें मिलम ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पोटिंग ग्लेशियर है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर रालम, पोटिंग, मिलम ये ही कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारे पिथौरागढ़ वाले रीजन के हिस्से में पड़ते हैं। अगर हम देखें तो इसके अलावा एक पिनौरा ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। यहाँ पर हम देख लेंगे पिनौरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ वाले रीजन में पड़ता है। इसके अलावा हीरामढ़ी ग्लेशियर है, वो हमारा इसी रीजन में दिखलाई देता है। तो ये हमने उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़ के जो कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं वो हमने देखे।
अब जो उत्तराखंड का नैनीताल का रीजन है, या उससे और नीचे हम देखें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, तो ये तो शिवालिक, मध्य हिमालय और मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर ग्लेशियर हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो 2 और ज़िले बसते हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक ज़िला हमारा है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर वही चोराबाड़ी ग्लेशियर प्रमुख हो जाएगा। इसके अलावा जो टिहरी गढ़वाल का रीजन है, वहाँ पर हमें एक खतलिंग ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं टिहरी गढ़वाल के रीजन में। अब कुल मिलाकर एक जो हमारा बस बचता है, जो ज़िला है, जो महत्वपूर्ण ज़िला है ग्लेशियर्स के हिसाब से, उसको अगर हम चाहें तो यहीं लिख सकते हैं। वो हमारा जो ज़िला होगा इसको हम इसी पर देख सकते हैं। वो जो हमारा ज़िला होगा, क्योंकि यहाँ हमने लिखा था द्रोणागिरी और सतोपंथ लिखा था हमने। इसके अलावा अगर हम एक और ज़िला देखें जो कि बागेश्वर ज़िला है, कुमाऊं का ज़िला है, और यहाँ पर भी हमें कई सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला हो गया कफनी, मैकतोली, सुंदरडुंगा और सुखराम ग्लेशियर। ये 4-5 ग्लेशियर हैं जो हमें देखने हैं और इनको याद करना है, और ये प्रश्न के रूप में हमारे सामने किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे ग्लेशियर्स थे जो हमने देखे, और एक जो प्रश्न बनता होगा जो पूछ देगा इनके आकार को लेकर कि कौन ग्लेशियर कितना बड़ा और कितना छोटा है, तो वो भी हम थोड़ा बहुत तो देख ही लिए हैं। तो ये उत्तराखंड का जो ग्लेशियर है उसको हमने इस तरीके से देख लिया। अब एक क्रम पूछा जा सकता है उत्तराखंड के ग्लेशियर्स का। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर्स का अगर आप क्रम देखें तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी हमने डायमीटर ये देखा था। दूसरा हमारा हो जाएगा पिंडारी, जो कि 30 गुणा 400 मीटर का होगा। और तीसरा हम देखते हैं वो हमें कुल मिलाकर एक जो हिस्सा पड़ता है वो जो बंदर पूंछ का है, जो 12 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा हमें कुल मिलाकर जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिसमें कि कुल हमारा केदारनाथ का एक ग्लेशियर है, जो हमारा केदारनाथ का ग्लेशियर है, जो हमारा केदारनाथ का जो ग्लेशियर है, अगर हम देखें केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे भी ग्लेशियर्स हैं। इसके अलावा जो बंदर पूंछ हमने देखा वो 12 किलोमीटर का ग्लेशियर है। तो इस तरीके से यही इक्के दुक्के प्रश्न हैं जो कंफ्यूज करते हैं, उनको हमने यहाँ पर बड़ी समग्रता के साथ पॉइंट वाइज फॉर्म में, जिले वाइज फॉर्म में समझने की कोशिश करी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में हमने जो झीलों के और ग्लेशियर्स के खंड को पढ़ा, और इससे पहले जो हमने पर्वत की चोटियाँ और दर्रे पढ़े थे, तो ये 2 क्लासेस एक बहुत बढ़िया हमारी बुनियाद बनाएंगी उत्तराखंड के भूगोल को समझने के लिए। तो आज के अपने इस सेशन में मैं
इतनी सी बात आपको समझाकर अब इस सेशन को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे बार बार रिवाइज़ करेंगे और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे। तो अब एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।